हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक क्लास आपकी प्रोबेबिलिटी की ऑलरेडी ली है, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया था, प्रोबेबिलिटी के रैंडम केसेस करवाए थे और साथ में कॉइंस के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने उस क्लास को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लो, आपको बेसिक का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम कार्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, डाइस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, डाइस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि डाइस का मीनिंग क्या होता है। डाइस एक्चुअली होती क्या है। डाइस आपने लूडो वगैरह खेलते हो, वैसे भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लूडो वगैरह हर कोई खेलता होगा। तो लूडो जो होती है, जिसके ऊपर 1 to 6 पॉइंट बने होते हैं, उसको बोला जाता है डाइस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो 1 डाइस है, इसके ऊपर क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो डाइस को थ्रो करना है और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि क्या नंबर आएगा या क्या नंबर नहीं आएगा। इसके बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो आप एक डाइस थ्रो करते हो तो क्या हो सकता है कि उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने केसेस बनेंगे हमारे पास, 6 बनेंगे। अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो तो 6 केसेस बनते हैं नंबर्स के आने के, 1 2 3 4 5 6। यही है ना। ऐसे ही देखो, अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो क्या हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। मतलब पहली डाइस के ऊपर भी 1 आए, दूसरी के ऊपर भी 1 आ जाए। अगर आप, या फिर क्या हो सकता है, पहली के ऊपर 1 आ जाए, दूसरी के ऊपर 2 आ जाए। ठीक है ना। ऐसे ही पहले के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 3, 1 4 1 5 1 6। या फिर क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 का केस है अप टू 3 6, 4 1 का केस अप टू 4 6 और 5 1 का केस अप टू 5 6 और 6 1 का केस अप टू 5 6। यही है ना। तो टोटल कितने केसेस बन जाएंगे हमारे पास, देखो एक लाइन में कितने केस बन रहे हैं, 6, और ऐसी कितनी लाइन है टोटल, 6। तो टोटल केस बन जाएंगे हमारे पास 36। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो उनके ऊपर जो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और उसके जो टोटल केसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 36। ठीक है, 36 आउटकम्स आती है टोटल। ठीक है, और ये जो टोटल आउटकम्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सैंपल स्पेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सैंपल स्पेस क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इसकी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का अगर कोई क्वेश्चन निकालना है तो वो क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, डाइस का पता होना चाहिए। अगर एक डाइस का केस हो तो 6 raised to power 1, तो आंसर आएगा आपका 6। 2 डाइस की बात करें तो 6 raised to power 2, आंसर आएगा हमारा 36। अगर 3 डाइस की बात करेंगे तो 6 raised to power 3। मतलब 6 बेस रहेगा और जितने डाइस आप थ्रो कर रहे हो उतने का ही आप पावर बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना सभी को क्वेश्चन ये। ठीक है ना। अब देखो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे पूछा गया था कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सिंपल आपसे सैंपल स्पेस भी कई बार पूछ लेता है। अगर आपको मान लो उसने सिंपल क्वेश्चन देना है तो डायरेक्ट आपसे वो सैंपल स्पेस भी पूछ लेगा। ठीक है, तो 6 raised to power 2 36 उसका आंसर आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, इसमें कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि डाइस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि देखो, हम सभी को पता है कि डाइस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है ना। तो उन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स प्राइम भी होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ओड नंबर होते हैं, है ना। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, बाकी ये सब कुछ होता है। ठीक है ना। डिवाइड हो सकते हैं नंबर, कुछ भी आ सकता है आपको इसके ऊपर। ठीक है ना। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, मैं आगे भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, पहले देखो कि एडिशन किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आएंगे 2 डाइस के ऊपर। एक चीज ध्यान में रखना, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है वो आते हैं 2 डाइस के ऊपर। जो 3 डाइस वाला क्वेश्चन है, 3 डाइस वाले क्वेश्चन मोस्टली कैट के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो कैट के पेपर का लेवल काफी हाई होता है। ये जो टू डाइस के क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, जैसे आप यूपीएससी का कोई भी पेपर दे लो उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी बैंकिंग में भी आ जाता है। एसएससी में तो खैर नहीं आता है, लेकिन बैंकिंग वाले पेपर्स में भी यही आता है।
ठीक है ना। लेकिन अगर आप कैट का पेपर देते हो तो उसमें 3 डाइस का आएगा। तो हम अपने ही लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हमने यूपीएससी के लिए प्रेपरेशन करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2 डाइस का केस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जी, एडिशन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे मालूम आपको ये कहूं कि मैंने 2 डाइस थ्रो करी हैं, ठीक है, तो दोनों डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आए होंगे, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, एडिशन का क्या मतलब होता है कि मैंने 2 डाइस थ्रो करी है तो उनके ऊपर कुछ नंबर आए होंगे। मान लो पहली के ऊपर कितना नंबर आया है 3, ठीक है, और दूसरी के ऊपर नंबर आया है 4, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 7। तो जो 7 आया है ना, ये है एडिशन ऑफ 2 डाइसेस, ठीक है। 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका जो एडिशन है ना वो है ये 7, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, 3 और 4 की जगह पे कोई भी नंबर आ सकते हैं जब आप डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, इसको ध्यान से समझना, अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सम कितना बनेगा 12, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका सम कितना बनेगा 12 बनेगा, क्योंकि क्या होगा, दोनों के ऊपर 6 आ सकता है ना। 2 डाइस जब आप थ्रो करते हो तो दोनों के ऊपर क्या आएगा, 6 ही आएगा ना मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सम हमारा बन सकता है 12। ऐसे ही अगर मैं मिनिमम सम की बात करूं तो मिनिमम सम कितना बनेगा 2, ठीक है। मिनिमम सम कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। यानी कि हमारी जो रेंज होगी एडिशन की, जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं उनके ऊपर जो नंबर आते हैं उन नंबर्स का जो सम का रेंज होगा वो क्या होगा 2 to 12, 2 से लेके 12 तक। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब सम 2 आएगा तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, जब सम 3 आएगा तब फेवरेबल केसेस कितने होंगे, क्योंकि हर बार थोड़ी बना के हम चेक करेंगे। तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे एडिशन वाले क्वेश्चन आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। आपको लॉन्ग मेथड भी पता चल जाएगा, आपको शॉर्ट मेथड भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये देखो मैंने एक चीज बनाई हुई है कि अगर सम मान लो हमारा 2 होगा तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे। तो बच्चे फेवरेबल केसेस इतने रहे होंगे, ये देखो दोनों डाइस के ऊपर जब 1 1 आएगा, दोनों डाइस के ऊपर जब 1 1 आएगा तभी तो होगा ना सम 2 हमारे पास, ठीक है ना। सम 2 कब होगा, जब दोनों डाइस के ऊपर क्या आएगा 1 1 आएगा। तो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, एक ही केस है ना, ये दोनों के ऊपर 1 1 आएगा तभी क्या होगा सम 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सम 2 होता है तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाते हैं 1। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर आपको ये बोला जाए कि सम 3 है, अगर सम 3 हो तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, अगर सम 3 हो तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे। तो तब फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखो सम 3 कब होगा, जब पहली डाइस के ऊपर 2 आ जाए और दूसरी के ऊपर 1 आ जाए, ठीक है। या फिर कैसे हो सकता है कि पहली के ऊपर 1 आ जाए और दूसरी के ऊपर 2 आ जाए। समझ आ गया कि नहीं, कितने केस बन गए टोटल यहाँ पे 2 केसेस बने, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी हमारा सम 3 होगा, सॉरी, मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी हमारा सम 3 होगा तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे यहाँ पे 2 बनेंगे। समझ रहे हो ना बात को, जब भी हमारा सम 3 होगा तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे 2 बनेंगे। ऐसे ही देखो हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर सम 4 है तो सम 4 कैसे आ सकता है, अभी आप खुद देखो ट्राई करके, 3 और 1 से आता है, ठीक है, 1 और 3 से भी आ सकता है, ठीक है, और 2 और 2 से भी आ सकता है। 3 + 1 4, 1 + 3 4 और 2 + 2 4। मतलब जब सम 4 होगा तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास 3 बनेंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो, एक क्वेश्चन देखना किस तरीके से पूछता है वो। आपको क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं काफी सारे करने के लिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कि मैंने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंका है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो सम आएगा, जो उनके ऊपर जमा करने पे आएगा वो कितना होना चाहिए 4। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4। तो देखो अगर आपसे सम 4 की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यही होता है कि नहीं। तो टोटल केसेस 2 डाइस का क्या होता है 36, 2 डाइस का फेवरेबल केस सॉरी टोटल केसेस कितने होते हैं 36। और ऐसे ही अगर आपको याद हो कि जब सम 4 होता है तो फेवरेबल केसेस कितने होते हैं 3, तो आप ऊपर की सीधा क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3। तो आंसर कितना रहेगा 1/12। आंसर कितना रहेगा हमारा 1/12। तो ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कितने केस बनेंगे तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे निकाल लोगे,
ठीक है ना। आगे चल के देखो जब सम बढ़ता जाएगा तो केस भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो मान लो अगर इन फ्यूचर अगर आप एक भी अगर केस रहने छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। ठीक है ना। तो ये केसेस को याद कैसे करना है ये चीज हम सीखेंगे अभी जल्दी से, और फटाफट क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। ठीक है। तो एक टेबल मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ध्यान से देखना सारे। देखिए जब सम हमारा 2 होगा तो तब केस कितने बनेंगे 1। ऐसे ही जब सम 3 होगा तो केस कितने बनेंगे 2। सम 4 पे केस बनेंगे 3, सम 5 पे केस बनेंगे 4 और सम 6 पे केस बनेंगे 5। यहां तक रुक जाओ अभी। ठीक है, इतने तक रुक जाओ। ठीक है, आप चाहो तो किसी को भी एक को प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर हम 6 की बात करें, सम 6 कब बनेगा 4 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 4। ठीक है, 5 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 5। इसके बाद और क्या होगा 3 प्लस 3। तो कितने केस हो गए टोटल 5। ये देखो 1 2 3 4 और 5। तो मैंने क्या लिखा हुआ 5 केस। ठीक है, तो आपने याद किस प्रकार से रखना है कि जब भी वो आपको पहले 6 सम तक पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि 2 डाइस थ्रो करी है और टोटल सम जो है वो 6 ना 6 से कम है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जितना भी आपसे सम पूछा गया होगा उससे कम क्या होगा, उससे एक कम क्या होगा फेवरेबल केस। ठीक है, उससे एक कम क्या होंगे फेवरेबल केसेस। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है वो 5 हो, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई सम अगर 5 है तो केस कितने होंगे 4। तो फेवरेबल केस हो जाएंगे 4, टोटल केस हो जाएंगे 36। तो आंसर क्या रहेगा 4/36। ठीक है, 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, तो फिर क्या होगा केस एक कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 5। तो 5/36 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है ना। पहले 6 तक क्या होगा कि अगर पहले सम 6 पूछा गया है तो फेवरेबल केस हमेशा उससे एक कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले नंबर देखो कैसे पढ़ने हैं, एक समझने का तरीका है, ध्यान से देखना। याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। देखो अभी हम रहते हैं चंडीगढ़ में। ठीक है, अगर हम चंडीगढ़ की एग्जांपल लेके चले, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ की खास बात पता है क्या है कि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। चंडीगढ़ की खास बात क्या है कि चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। हालांकि अब बनने लग गया है नया सेक्टर, लेकिन पहले जब चंडीगढ़ बना था तब सेक्टर 13 नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं सेक्टर 13 को। ठीक है, अब देखो अगर सम 7 हो तो मुझे क्या करना है 7 को 13 तक लेके जाना है। लेके जाओ जरा एक बार सभी। तो कितना आ जाएगा +6 करना पड़ेगा कि नहीं, कितना करना पड़ेगा +6। ठीक है, मतलब 7 को जितने नंबर से आप ऐड करोगे ना 13 बनाने के लिए, वही क्या होगा आपका फेवरेबल केस। ठीक है, जैसे अगर 8 को 13 तक लेके जाना है तो इसमें क्या ऐड होगा 5 होगा, और 5 क्या होंगे उसके फेवरेबल केस। 9 को अगर 13 तक लेके जाना है तो क्या करोगे ऐड +4 करोगे, तो ये क्या होंगे हमारे फेवरेबल केस। 11 को किससे ऐड करोगे 13 बनाने के लिए 3 से करोगे, तो ये हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। सिमिलरली 11 को 2 से करोगे और 12 को 1 से करोगे 13 करने के लिए। समझ आ गया ना। तो टेबल किस प्रकार से याद करना है हमने कि जब 6 तक अगर आपसे वो सम पूछे तो फेवरेबल केसेस हमेशा एक कम होंगे। उसके बाद क्या होगा अगर आपसे पूछे कि बताओ सम 9 चाहिए, तो वो 6 से ज्यादा है ना, तो जब सम 9 चाहिए होगा तो आप देखो कि 9 को 13 बनाने के लिए क्या ऐड करूं, तो क्या ऐड करोगे 4 ऐड करोगे, तो 4/36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 4/36 यानी कि 1/9। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 6 तक सीधा लिख देते हैं उसका फिर से रिवर्स चल पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखो एक बात सोचो, मान लो अगर आपको मैं ये बोलूं कि बताओ सम 8। ठीक है ना, सिंपल अगर मैं बोल दूं कि बताओ सम 8 क्या रहा होगा, तो सम 8 हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि पूरा लिख के बाद में रिवर्स चलेंगे। ठीक है, आप सिंपल क्या कर सकते हो कि सम 8 पूछा हुआ है तो 8 को 13 तक लेके जाने के लिए क्या करोगे +5। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहेगा 5/36। समझ गए ना बात को। तो अगर आपको ये टेबल समझ आ गया है, आप ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास। ठीक है, ताकि आपको कल को फिर से इसको अगर आप रिमेंबर करना चाहो तो इजीली कर लो। हालांकि हो गया होगा, सबको रिमेंबर हो गया होगा ये। ठीक है ना, इजी है। अभी ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो फिर भी, पहले 6 तक एक कम और उसके बाद 13 वही चंडीगढ़ सेक्टर 13 को याद रखना बस आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे इसके हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मैंने लिखा नहीं है, आगे क्वेश्चंस में लिखूंगा। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9। ठीक है, कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम कितना होना चाहिए 9। क्लियर हो गया सभी को। अब आपको पता चल गया होगा कि जब सम 9 होता है तो फेवरेबल केसेस कितने होते हैं।
जब सम 9 होता है तो फेवरेबल केसेस कितने होते हैं। तो आप कैसे करोगे, 13 माइनस 9 करोगे तो 4 आएगा कि नहीं, तो 4 आ जाएंगे हमारे फेवरेबल केसेस, मैंने लिखा हुआ है। और टोटल केसेस कितने होते हैं, 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस क्या होती है, 36। तो आंसर आएगा हमारा 1/9। समझ गए ना बात को। ऐसे ही देखो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि 2 dice are thrown simultaneously, then find probability of getting sum 5 और 7। कि मान लो अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूं तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है या तो 5 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। क्लियर। तो देखो, जब सम 5 होगा तो केस कितने बनेंगे, एक कम, क्योंकि ये 6 से कम है नंबर, तो एक कम होगा तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 4। और जब सम 7 होगा तो इसको 13 तक लेके जाने के लिए प्लस क्या करोगे, 6। तो ये क्या होगा, 6 केस हो जाएंगे इसके। ठीक है। और का मीनिंग क्या होता है बच्चे, प्लस। और का मीनिंग क्या होता है, प्लस होता है। तो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 4 + 6 यानी कि 10, और टोटल केसेस हो जाएंगे 36। तो 10/36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/80। समझ गए ना बात को। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि ये जो टेबल अभी हमने लिखा है इसकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि अगर मान लो आप अलग अलग करके पहले 5 के केसेस बनाओगे फिर 7 के केसेस बनाओगे तो कितना लेंथी होगा। ठीक है, कितना लेंथी हो जाएगा। और मान लो अगर एक भी केस अगर छूट गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो टेबल को याद कर लो, बड़ा इजी टेबल है। 6 तक अगर आपसे सम पूछे तो एक कम हो जाएगा फेवरेबल केसेस और उसके बाद सेक्टर 13। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो आपको कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 3 और 4। कि भाई क्या कहा उसने कि मैंने 2 डाइस को थ्रो करा है तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो सम है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल 3 और 4 का। ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए 3 और 4 का। समझ गए ना बात को। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 और 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। 3 और 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। अभी सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, आप सिंपल मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं मैं। तो 3 और 4 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, 12 जो मैंने लिख दिए। ठीक है। और 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4, 8 एंड 12 ये भी मैंने लिख दिए। 12 से आगे मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि जो सम है वो 12 से ज्यादा होता ही नहीं है 2 डाइस के केस में। ठीक है कि नहीं। तो जब भी आपसे 2 डाइस की बात करें तो 12 से ऊपर सम नहीं जाएगा। ठीक है। तो आपको बोला गया है कि मल्टीपल या तो 3 के होने चाहिए या फिर 4 के होने चाहिए। तो मैंने 3 के मल्टीपल भी लिख लिए और 4 के मल्टीपल भी लिख लिए। ठीक है ना। अब एक चीज समझना, डाइस तो मैंने एक बार ही थ्रो करी है ना। ठीक है। तो जब मैं डाइस एक बार थ्रो करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएंगे वो तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, जो मेरे फेवरेबल केस है वो इनमें से कोई एक होगा कि नहीं, मतलब या तो 3 होगा या फिर और 6 होगा या फिर 9 होगा या फिर 12 होगा या फिर 4 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि इन सब नंबर्स के बीच में क्या लगा, और लगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी हमारे पास कि फेवरेबल केसेस क्या होंगे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। तो टोटल केसेस है 36 और फेवरेबल कैसे निकालेंगे, फटाफट देखो। अगर सम 3 चाहिए तो फेवरेबल केसेस 1 कम 2 हो जाएगा। अगर सम 6 चाहिए तो फेवरेबल केसेस 1 कम 5 हो जाएगा। अगर सम 9 चाहिए तो फेवरेबल केसेस कैसे आएंगे, 13 माइनस 9 तो 4 हो जाएगा। ठीक है। 12 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 पे 1 कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 8 पे कितने आ जाएंगे, 5, 13 वाला केस। ठीक है ना। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 2 + 5 + 4 + 1 + 3 + 5, क्योंकि और लग रहा है तो प्लस करेंगे। ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो 20 आएगा, डिवाइड बाय 36 या फिर 5/9। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है। अब टेबल का आपको पता चला कितना यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। आपने क्या देखा कि 3 और 4 का मल्टीपल चाहिए हमें। ठीक है। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 3 और 4 का मल्टीपल, तो मैंने 3 के मल्टीपल निकाले और 4 के मल्टीपल निकाले और उनके फेवरेबल केस देख लिए कितने बनेंगे और सबको क्या कर दिया, ऐड और डिवाइड बाय 36। क्लियर। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है तो जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसको करने की कोशिश करो और मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी पी। ये जो ब्रैकेट में है इसका पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ठीक है। पहले क्वेश्चन से देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कहां पे है कि यहां पे लगा हुआ है और, ये देखो यहां पे लगा हुआ है और यहां पे क्या लगा हुआ है, एंड। तो जो डिफरेंट आपको दिख रहा है उसका भी थोड़ा ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कि 2 डाइस को मैंने थ्रो करा है तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है
कि जो उनके ऊपर सम आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 2 या फिर 3 का, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ सारे के सारे। कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन आज हम बहुत करने वाले हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन तो वैसे ही आज की क्लास का ये करिए, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डाउटफुल मत रहना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है वो, आपको सोल्यूशन करते हैं। अब इसका ट्राई करता हूं मैं भी साथ साथ। कि आपको चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, मतलब 2 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सम चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए मुझे सम पे कि जो 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल हो। और 2 और 3 दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है। 6 नंबर क्या होता है, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होता है। और एक और नंबर होगा 12। 12 भी देखो 2 का मल्टीपल होता है और 3 का मल्टीपल होता है। एलसीएम ले लो तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखो जी, और लगा हो तो मतलब दोनों में से, दोनों के मल्टीपल में से कोई एक चाहिए होगा उसको। अगर एंड लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए नंबर, ठीक है ना। तो 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई कौन कौन से नंबर होते हैं, 6 और 12, ठीक है। तो जब सम 6 होगा तो केस कितने बन जाएंगे बच्चे, 5, ठीक है। और जब सम 12 होगा तो केस कितने बन जाएंगे, 1। तो डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास, 36। और डिवाइड बाय क्या होगा, 36। तो ये जो 6/36 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/6। तो जब भी दो डाइस हम थ्रो करते हैं तो अगर आपसे मल्टीपल पूछा गया होगा 2 और 3 का, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1/6। तो जिनका 1/6 है उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने कुछ और आंसर निकाला है वो इसको देख लेना सोल्यूशन को ध्यान से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने ही करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्या है कि 2 डाइस आर थ्रोन देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्राइम नंबर। कि मैंने 2 डाइस को थ्रो करा है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। उनका जो सम क्या होना चाहिए बच्चे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, और फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब की बार सम चाहिए प्राइम नंबर, जल्दी से आंसर बताइए इसका भी क्या रहेगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर इसका रहेगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सॉरी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो मुझे अब इनमें से कोई एक नंबर चाहिए, है ना, इनमें से कोई एक नंबर चाहिए। ओ लगा रहा हूं, ओ का मतलब और। तो इनमें से एक नंबर चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी हमें पता है फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। टोटल केसेस हो जाएंगे हमारे पास 36, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और जब 2 होगा, जब सम 2 होगा तो केस बनेंगे 1। जब 3 होगा तो केस बनेंगे 2। जब 5 होगा तो केस बनेंगे 4। जब 7 होगा तो केस बन जाएंगे हमारे पास 6। जब 11 होगा तो केस कितने बन जाएंगे हमारे पास, 2। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना बन जाएगा यहाँ पे, 15, ठीक है। और डिवाइड किससे हो जाएगा हमारे पास, 36 से। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 36। तो आंसर रहेगा हमारे पास 5/12। आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 5/12। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपसे प्राइम नंबर का पूछे तो किस तरीके से करना है। प्राइम नंबर देखो, अगर आप 1 को प्राइम नंबर समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। ना ही वो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 जो है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, एंड सो ऑन। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये थे हमारे डाइस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लो कि कई बार एटलीस्ट बोल देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसको भी जल्दी से करते हैं, कब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आपको बोला गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन रैंडमली,
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 11। कई बार एटलीस्ट का यूज कर लेता है वो, ठीक है। तो एटलीस्ट 11 का मतलब क्या है कि 11 से कम नहीं होना चाहिए सम, ठीक है। तो अगर सम 11 से कम नहीं चाहिए तो 11 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या चाहिए आपको, या तो 11 चाहिए या फिर 12 चाहिए, ठीक है। या तो आपको चाहिए 11 या फिर आपको क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो जब 11 सम होगा तो केस बनेंगे 2, जब 12 सम होगा तो केस कितने बनेंगे 1। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1/12। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/12। समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब डाइस आपका क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट जो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया था, जितना हमने किया है ना वो सफिशिएंट आपके पेपर के लिए। सारा नहीं पढ़ना, जितना आपके पेपर में आएगा बस उतना ही पढ़ना हमने, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ही भी मैं आपको उतनी ही करवाऊंगा जितनी आपके लिए सफिशिएंट है, जितने एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, अलग काफी है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये एक्स्ट्रा है पढ़ने के लिए, आप पढ़ो जितना पढ़ना है आपने, ठीक है। इसको आप लिमिटेड ही रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस। इसके ऊपर हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो कार्ड्स की बात करें तो ये वही है ना, जेम कार्ड्स हैं जो हम अपने घरों में भी कई बार खेलते हैं, लॉकडाउन में भी आप खेलते ही होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो पैक होता है कार्ड का, इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं और 2 इसमें कलर होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं टोटल, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है। स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के और डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के, ठीक है। क्लब इसको बोला जाता है जो हम चिड़ी बोलते हैं ना जिसको, ये वाला होता है क्लब, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे कौन से कलर का कौन सा कार्ड है, ठीक है। डायमंड ये हो गया, इसे डायमंड बोला जाता है। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि किसका जो किसकी फिगर कैसे बनती है, ठीक है। अब कार्ड्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, कि हर एक टाइप में सेम सेम कार्ड होंगे। जैसे टोटल अगर 52 कार्ड्स हैं तो स्पेड में 13 कार्ड होंगे, क्लब में 13 कार्ड होंगे, डायमंड में 13 कार्ड होंगे और हार्ट में भी 13 कार्ड होंगे, ठीक है। स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, यानी कि टोटल ब्लैक कलर कार्ड कितने होंगे 26। सिमिलरली रेड में भी कितने कार्ड होंगे टोटल 26, ठीक है। तो 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 ही होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम और क्लासिफाई करें इसको तो इसमें आते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स में और क्या आते हैं आगे, फेस कार्ड आते हैं। तो फेस कार्ड क्या होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ये जो जे, क्यू और के लिखा होता है, जैक, क्वीन एंड किंग, ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। तो ये जो फेस कार्ड होते हैं, जो स्पेड में भी मिलेंगे, क्लब में भी मिलेंगे, डायमंड में भी मिलेंगे और हार्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। मैंने लिखा भी वो है कि 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं फेस कार्ड 12। पूरे के पूरे जो पैक होगा कार्ड्स का उसमें 12 आपको फेस कार्ड मिलेंगे। 3 कार्ड होंगे स्पेड में, 3 होंगे क्लब के, 3 होंगे डायमंड के और 3 होंगे हार्ट के। समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद आते हैं डिजिट्स। फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो डिजिट्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हर एक टाइप में ये वाले कार्ड होंगे 2 से लेकर 10 तक, यानी कि 9 कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो चारों में होंगे ये, तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, ये भी 36। टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे जी 36 हो जाएंगे। समझ गए ना बात को। ऐसे ही एस जो होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है, ये एस होता है और ये 1 कार्ड, एक कार्ड होता है हर एक टाइप में, यानी कि 4 कार्ड होते हैं टोटल। तो टोटल अगर आप कार्ड करोगे तो 12 प्लस 36 कितना होता है 48 और 48 प्लस 4 कितना होता है 52, ठीक है। तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 52। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं कार्ड्स को। बाकी एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रेड फेस कार्ड कितने होंगे, लाल फेस कार्ड कितने होंगे, तो आप आधा करके बता दो कि टोटल 12 होते हैं तो आधे रेड होंगे, आधे क्या होंगे ब्लैक। सिमिलरली डिजिट्स की बात करें तो आधे होंगे रेड और आधे होंगे ब्लैक, और एस कार्ड्स की बात करें तो आधे होंगे रेड और आधे होंगे ब्लैक। 50-50 रहेंगे रेड और ब्लैक में। समझ गए ना बात को। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कि मैंने क्या किया, एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड्स में से, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कलर का किंग आ जाए।
ठीक है। अब रेड कलर का किंग का मतलब क्या है कि एक किंग होता है हर्ट में और एक होता है डायमंड में, ठीक है ना। तो टोटल कितने किंग हो गए यहाँ पे? दो। तो उन दो जो लाल हमारे पास किंग है, रेड कलर के जो दो किंग हैं, उनमें से मुझे कोई एक चाहिए, उसकी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो दो हमारे पास रेड कलर के किंग हैं, उन दो में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना होगा, यही है ना। तो फेवरेबल केस क्या होंगे हमारे पास कि दो मेरे पास रेड कलर के किंग हैं और उसमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। मैं कह रहा हूं कि रेड कलर के किंग कितने होते हैं? दो ही होते हैं ना, एक होगा हर्ट में और एक होगा डायमंड में। तो इन दो में से मुझे एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक कार्ड पिक करना था, क्वेश्चन में मेंशन है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2C1। क्लियर? ऐसे जो टोटल केसेस होते हैं, टोटल केसेस कितने होंगे? टोटल 52, ठीक है। और मुझे इन 52 कार्ड्स में से कितने सिलेक्ट करने होंगे? 1 सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 52C1। क्लियर हो गया? तो 2C1 होता है 2 और 52C1 कितना होता है? 52। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/26। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/26। क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन का यूज पक्का करना, क्योंकि जब दो कार्ड्स आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, कोई बात नहीं, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या बोल दिया उसने कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है। अब देखो, हमें पता था कि जो ब्लैक कार्ड होते हैं, जो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं बच्चे, वो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं कि नहीं? कितने होते हैं टोटल? 26। अब इन 26 में से अगर मुझे नॉन फेस कार्ड निकालने हैं तो मैं फेस कार्ड जो होंगे वो माइनस करूंगा, ठीक है। फेस कार्ड क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, ठीक है। और उन 12 में से 6 क्या होंगे? ब्लैक, और 6 क्या होंगे? रेड। तो जो जो 6 ब्लैक जो फेस कार्ड है वो मैंने अगर माइनस कर दूं यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 20 कार्ड ऐसे हैं जो नॉन ब्लैक कलर के हैं। 20 कार्ड मेरे पास ऐसे हैं जो नॉन ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। और ये जो 20 कार्ड्स हैं उनमें से मुझे कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लो, ठीक है। तो 20 कार्ड है हमारे पास, ठीक है। C1 कर दिया, एक सिलेक्ट कर लिया। और जो टोटल केसेस होंगे उसमें क्या होगा? 52 कार्ड्स होंगे और C1 एक कार्ड सिलेक्ट किया है टोटल पैक में से। तो 20C1 होगा 20 और 52C1 कितना होगा? 52। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/13। 4 से कैंसिल किया है तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/13। क्लियर है? अब आपको एक कार्ड का समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। जिन्होंने कभी मान लो गेम ये नहीं खेली है उनको काफी दिक्कत आएगी, मैं समझ सकता हूं। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड्स को अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कि मैंने क्या किया? एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड्स में से। तो आपसे बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर स्पेड और किंग, ठीक है। मैंने एक कार्ड निकाला है, ठीक है, 52 कार्ड्स में से। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो जा तो होना चाहिए स्पेड या फिर क्या होना चाहिए? किंग, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। शाबाश, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो सारे के सारे कि क्या आंसर रहेगा इसका। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड्स में से, तो आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जा तो स्पेड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। या तो हमें स्पेड कार्ड चाहिए या फिर किंग चाहिए। या तो स्पेड कार्ड चाहिए या फिर क्या चाहिए? हमें किंग चाहिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या रहेगा। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा। शाबाश। तो आई होप आप सभी ने निकाला होगा, मैं भी साथ साथ निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, स्पेड होते हैं 13 कार्ड्स और किंग होते हैं 4, ठीक है ना। और का मतलब क्या होता है? प्लस। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास?
फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, तो टोटल में तो सिंपल देखो 52 कार्ड्स हैं और एक निकालना है, तो 52C1 हो जाएगा सिंपल, ये तो बड़ा आसान सा काम है। ये क्या हो गया 52C1। अब देखो अगर मैं स्पेड कार्ड सेलेक्ट करता हूं तो 13 में से सिलेक्ट करूंगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 13C1। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, मैंने प्लस कर दिया। अगर मैं किंग सेलेक्ट करता हूं तो 4 में से सिलेक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 4C1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 13 कार्ड्स हैं हमारे पास, इसमें ऑलरेडी एक किंग है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक किंग है, समझ रहे हो ना। तो वो वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मुझे क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे माइनस। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि यहाँ से भी किंग सेलेक्ट हो जाए और यहाँ से भी हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। तो वो जो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे किंग है जो, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 13C1 कर दो और यहाँ पे 3C1 कर दो, कि एक तो इसमें है ही है तो वो एक माइनस करके यहाँ पे 3 बच जाएंगे। ठीक है, कि 3 किंग बच जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है आपने। आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन गलत कैसे होता है। ठीक है ना, आपने हमेशा क्या करना है, बाद में माइनस करना है, हमेशा हमेशा ही बाद में माइनस करना है। आदत हमने सही रखनी है बिल्कुल अपनी। ठीक है, कि स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड निकाला तो 13C1, किंग में 4 कार्ड होते हैं तो 4 में से एक निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो 4C1, और जो हमारे पास स्पेड में एक किंग था वो हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया। ठीक है, और डिवाइड बाय 52C1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 13 + 4 - 1 डिवाइड बाय 52। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 13 + 4 कितना होता है, 17। 17 - 1 कितना होता है, 16। तो 16/52 होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 4/30। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/30। समझ गए ना बात को, आंसर आएगा हमारा 4/13। ठीक है, मैं समझ सकता हूं इस बात को भी कि अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो तब भी आंसर वही आने वाला है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही आने वाला है, हर बार नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है प्रॉपर। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कि हमने क्या किया, 2 कार्ड्स को हमने निकाला है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 स्पेड एंड 1 क्वीन। कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक होना चाहिए स्पेड और एक होना चाहिए क्वीन। अब समझना बात को, देखो अगर स्पेड की बात करें तो 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से एक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक चाहिए मुझे स्पेड। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे। मुझे चाहिए एक क्वीन चाहिए। ठीक है, तो 4 होती है टोटल क्वींस, तो 4C1। एक होती है ना एक उसमें एक टाइप में एक होती है, तो 4 टाइप्स में 4 क्वींस हो जाएंगी, 4C1। और जो इसमें क्वीन थी ना, जो इसमें क्वीन थी वो -1 मैंने बाद में करा है। इसमें एक क्वीन थी वो -1 मैंने बाद में करा है। अब आप अगर दूसरे तरीके से करते हो कि -1 नहीं करते, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, ये आगे हमारे फेवरेबल केस डिवाइड बाय 2 कार्ड निकालने हैं 52 में से, तो 52C2। ठीक है, कितना आ जाएगा 52C2। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो, ये मैंने कॉम्बिनेशन को सोल्व किया हुआ है, तो आंसर आपका क्या रहने वाला है 1/26। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/26। क्लियर हो गया ना। -1 हमेशा एंड में करना है। -1 क्यों करना है, क्योंकि ये जो 4 क्वींस हैं, ये 4 क्वींस मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं, लेकिन स्पेड में भी जो क्वीन होती है वो वाली क्वीन में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे भी क्वीन सिलेक्ट होगी और यहाँ पे भी क्वीन ही सिलेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना फिर, कि हमें तो एक स्पेड और एक क्वीन चाहिए थी, यहाँ पे तो दोनों क्वीन आ गई। ठीक है ना, तो बस उस एक क्वीन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार, कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डायमंड एंड 1 जैक। कि 2 कार्ड्स को मैंने निकाला है 52 कार्ड्स में से, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक होना चाहिए डायमंड और एक होना चाहिए जैक का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। देखो इसमें जो होता है ना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कार्ड्स वाले में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि हर एक टाइप के कार्ड सेम सेम होते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनते क्वेश्चंस के। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। हालांकि इसका आंसर सेम ही रहने वाला है, मैं फिर से करके दिखा देता हूं, जो लास्ट बच्चों को डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। कि देखो अगर आपको डायमंड चाहिए ना, तो क्या होगा 13C1। ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई जैक चाहिए तो क्या होगा 4C1।
ठीक है। लेकिन इस 13 में भी एक कार्ड जैक का था तो -1 कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा 52C2। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या रहने वाला है आपका 1/26, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। आंसर इसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये मैं इसलिए दोबारा दिया सेम क्वेश्चन, ताकि जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनते, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर बार 52 कार्ड्स ही हो, ठीक है। कार्ड्स के नंबर भी आगे पीछे वो कर देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कार्ड जो है वो 52 कार्ड ही हो। कई बार क्या होता है कि वो अलग से ही कोई नंबरिंग वाले कार्ड दे देता है आपको। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स नंबर 1 to 20। कि मेरे पास मे भी आपको थोड़ा सा है ना है ना थोड़ा सा फीका फीका दिखाई दे रहा होगा, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सही होंगे बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट है काफी कलर इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है वो कि एक कार्ड मैंने पिक करा है, एक पैक ऑफ कार्ड्स में से जो नंबर लिखे हुए हैं जिन पे 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। क्लियर हो गया सभी को। तो कैसे करना है हमने इसको कि भाई देखो 1 से लेके 20 तक कार्ड है, आपने वो वाले कार्ड सिलेक्ट करने हैं। एक कार्ड सिलेक्ट करना है जिसमें से जो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, देखो 1 से लेके 20 तक 3 के मल्टीपल यही होंगे ना, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है। तो कितने कार्ड हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो कार्ड हैं ये क्या है हमारे फेवरेबल केस, कि मुझे इनमें से कोई एक चाहिए। ये क्या है हमारे फेवरेबल केस है। तो इन 6 कार्ड्स को मैंने सिलेक्ट करना है, मतलब ये 6 कार्ड 6 पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास जो हमारी फेवरेबल है। और टोटल कितने कार्ड है हमारे पास 20, क्योंकि 20 में से सिलेक्ट करना था ना। तो फेवरेबल केस हो गए हमारे 6 और टोटल केस कितने हो गए 20। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 3/10। समझ गए। 1 से लेके 20 तक नंबर है, मुझे एक कार्ड निकालना है जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ठीक है। तो ये 6 नंबर डिवाइड होते थे तो ये 6 क्या हो गए हमारे फेवरेबल केस हो गए। और टोटल केस कितने डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो 3/10 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब देखो ये जो 3, 6, 9, 10, 9, 12, 15, 18 मैंने लिखा है, ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि नंबर जो है वो 20 तक ही है, ठीक है। लेकिन ये जो 20 तक नंबर है ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं ना, 40 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200, 300, 400 हो सकते हैं। तो अगर ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर देखो आपने फेवरेबल केस निकालने हैं, तो वो फेवरेबल केस किस प्रकार से निकलेंगे उसको थोड़ा सा समझना सभी। कि 20 तक टोटल नंबर है, आपने ये देखना है कि कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे 20 तक, ठीक है। तो आप पता क्या करोगे, 20 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 20 तक देखना है तो 20 लिख लो, डिवाइड बाय जिसके आपको डिवाइड करना है वो कर लो, डिवाइड बाय 3। तो किससे कैंसिल हो रहा है, ये पूरा 6 से हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये 6 से कैंसिल होता है तो मैं क्या कह सकता हूं कि 6 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 20 तक जो 3 से डिवाइड होते हैं। समझ गए ना। मैंने 20 को 3 से डिवाइड किया तो कितने आ गए, 6 आए मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 तक ऐसे 6 नंबर हैं टोटल जो 3 से डिवाइड होते हैं, जो कि आपकी आंखों के सामने है, मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस हमारे 6 होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, और टोटल केसेस कितने हमारे पास 20 हैं। तो डिवाइड किससे आप करोगे जी, 20 से करोगे, ठीक है। तो 6/20 कितना होता है, 3/10। 6/20 कितना होता है यहाँ पे 3/10। समझ गए ना बात को, क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे ही किया है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ध्यान से समझना क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपने करना है। ध्यान से समझियो, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड को मैंने निकाल लिया, एक कार्ड को मैंने निकाला रैंडमली फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स नंबर 1 to 30। कि 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से मैंने रैंडमली एक कार्ड को निकाल लिया है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3। कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उनके ऊपर नंबर्स आएंगे वो या तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी या तो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 से, ठीक है ना। तो देखो जी, और का मतलब प्लस होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो 2 के मल्टीपल निकालने, 2 के मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 2, ये देखो निकाले हुए, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 30 तक 15 बार ऐसा होगा, 15 नंबर ऐसे आएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर 3 के मल्टीपल निकालने हैं, कि ये पता करना है कि 3
कितने नंबर से डिवाइड होगा? 1 से लेके 30 तक तो आप क्या करोगे 30 डिवाइड बाय 3, तो कितने नंबर आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन इस 15 और 10 नंबर्स में से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे। समझ रहे हो ना? कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे और 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो इन 15 में भी आ रहे हैं और इन 10 में भी आ रहे हैं। ठीक है ना? 2 बार आ रहे हैं कि नहीं? तो मुझे क्या करना है, ये जो 2 बार नंबर आ रहे हैं उनको 1 बार करना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन नंबर्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और माइनस कैसे करूंगा, देखो ध्यान से, कि टोटल 30 नंबर्स है, तो मैंने क्या किया, 2 और 3 का ले लिया एलसीएम। कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं? तो 6 को मैंने 30 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5। तो 5 ये जो आया है, ये 5 क्या है, ये 5 वो नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 3 से भी हो जाते हैं। मतलब जो 15 में भी काउंट हो रहे हैं और 10 में भी काउंट हो रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? मैं आपको गिना देता हूँ कौन कौन से नंबर हैं। देखो 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी। 12 देखो 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। 18 देखो 18 भी 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है। 24 भी 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। और 30 इटसेल्फ 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। तो वो नंबर दोनों बार मैंने काउंट किए होंगे, 2 के केस में भी और 3 के केस में भी। तो वो मैंने 5 नंबर क्या कर दिया, माइनस कर दिए। ठीक है, ये देखो ये 2 के मल्टीपल हो गए और का मतलब प्लस होता है, तो 10 कर दिया प्लस 10। और ये जो 5 नंबर रिपीट हो रहे थे वो मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो कितना आ गया, 15 प्लस 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 30। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 20/30 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना? तो आई होप मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप सभी को समझ भी आ गया होगा। ठीक है ना? अब 1 से लेके 30 तक तो मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 300 तक। मुश्किल नहीं है, सिस्टम वही रहेगा, करने का तरीका हमारा वही रहेगा। ठीक है, आपको क्या बोल दिया, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स नंबर्ड 1 to 300। 1 से लेके 300 तक नंबर हैं। मैंने उनको क्या किया, अच्छे से वेल शफल्ड कार्ड है, उनमें से एक कार्ड को निकाला है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग नंबर आइदर डिविजिबल बाय 3 और 7। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर या तो 3 से डिवाइड हो जाए या फिर 7 से डिवाइड हो जाए। समझ गए ना बात को? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। शाबाश, जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर रहेगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, क्या आंसर आएगा इसका। कुछ नहीं करना है, पहले 3 के मल्टीपल देखने हैं, फिर 7 के देखने हैं, फिर इन दोनों के कॉमन मल्टीपल यानी कि 21 के मल्टीपल देखने हैं कितने हैं, 1 से लेके 300 तक। ठीक है, अपना अपना करना, मेरा वाला सोल्यूशन मत देखना आप। जल्दी से आंसर देते रहो, जिनका निकल गया है वो आंसर देते रहो। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आंसर आया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होने वाला है इसका। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, जो भी होगा वो आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 128 आएगा, माइनस करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद डिवाइड बाय 300, और ये दोनों नंबर 4 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 इंटू 4 128 होता है और 75 इंटू 4 क्या होता है, 300। तो आंसर आएगा हमारा 72 ओवर सॉरी 32 ओवर 75। तो जिनका ये आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जिनका आंसर पहले से आ चुका था बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं समझ आया वो देख लो किस तरीके से किया है। ये देखो, ये 3 के मल्टीपल हो गए, ये 7 के मल्टीपल हो गए, और माइनस क्या करेंगे, दोनों के कॉमन मल्टीपल। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 21। तो 21 क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 21 से डिवाइड किया तो जितना आएगा वो क्या रहेंगे, कॉमन मल्टीपल रहेंगे 1 से लेके 300 तक। ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज आपने नहीं लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपने देखे होंगे कई बार, कई बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपको क्या बोल देता है
कि A speaks truth in 40% केसेस एंड B speaks truth in 30% केसेस, कि मतलब A सच बोलता है 40% केसेस में और B सच बोलता है 30% केसेस में। तो आपसे पूछा गया फाइंड इन हाउ मेनी केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग सेम इंसिडेंट। तो बताओ कि कितने केसेस में ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सेम इंसिडेंट को नरेट करने में। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, और एक पहला अगर झूठ बोल रहा है तो दूसरा क्या बोलेगा, सच बोलेगा। ठीक है, तो करना कैसे होता है, देखो ये देखो T फॉर ट्रूथ है, यहाँ पे L फॉर लाई है। ठीक है, A सच बोलता है 40% केसेस में, तो 40% फ्रैक्शन में कितना होता है 2/5। 40/100 करोगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो हमने परसेंटेज में नहीं पढ़ी है, हमने किस में पढ़ी है, फ्रैक्शन में। तो 40% होता है 40/100 यानी कि 2/5, यानी कि A सच बोलेगा 2/5 केसेस में। तो अगर सच अगर 5 में से 2 केसेस में बोलता है तो झूठ बोलेगा 5 में से 3 केसेस में। ठीक है ना, 40% केसेस में अगर सच बोलेगा तो 60% में क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा वो। ऐसे अगर 2/5 में सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा 3/5 में। क्लियर है ना। सिमिलरली बी जो है वो सच बोलता है 30% केसेस में, तो बी अगर 30% केसेस में सच बोलेगा तो झूठ कितने केसेस में बोलेगा, 7/10 केसेस में। 30% क्या होता है 3/10, तो 10 में से 3 केसेस में अगर वो सच बोलता है तो 10 में से 7 केसेस में वो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है ना, तो मतलब ए का भी हमें पता चल गया कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है, और बी का भी पता चल चुका है कि कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। अब मुझे यह पता करना है कि ये कितने केसेस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या बनेगा इसमें कि अगर ए सच बोलेगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बी को क्या बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। अगर ये सच बोलेगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बी को क्या बोलना पड़ेगा, झूठ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए स्पीक्स ट्रूथ एंड बी स्पीक्स लाई, कि ए सच बोलता है, सच कितने केसेस में बोलता है 2/5, एंड का मतलब मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे। ठीक है, बी स्पीक्स लाई, तो बी झूठ कितने केसेस में बोलता है 7/10, तो ये 7/10 हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, और दूसरा केस क्या बनेगा कि बी अगर सच बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। समझ रहे हो ना। ए दूसरा केस क्या बनेगा, इफ बी स्पीक्स ट्रूथ देन ए स्पीक्स लाई। तो बी सच कितने केसेस में बोलता है 3/10, तो मैंने 3/10 लिख दिया। ठीक है, और झूठ कितने केसेस में बोलेगा ए 3/5, तो मैंने यहाँ पे 3/5 लिख दिया। समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, यानी कि या तो ये वाला केस बनेगा या फिर ये वाला केस बनेगा कॉन्ट्राडिक्शन का। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक केस बनना है और लगेगा अगर, तो बीच में क्या आएगा यहाँ पे प्लस। तो पहला केस मैंने यहां लिखा है, दूसरा केस मैंने यहां लिखा है, और दोनों को क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 14/50 प्लस 9/50, तो आंसर आया हमारे पास 23/50। आंसर कितना आ गया हमारे पास 23/50। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आया है। ठीक है, आपको क्या बोला गया था कि ए सच बोलता है 40% केसेस में, यानी कि 2/5 केसेस में। ठीक है, तो झूठ बोलेगा 3/5 में, जी आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही देखो बी अगर सच बोलता है 30% केसेस में, यानी कि 3/10 केसेस में, तो झूठ बोलेगा 7/10 केसेस में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि दो केस बनेंगे, या तो ए सच बोलेगा या बी सच बोलेगा। ठीक है ना, तो अगर ए सच बोलता है तो बी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करना है, सच को झूठ ही कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ठीक है ना, विरोध कर सकता है उसका। ऐसे ही दूसरा केस क्या है कि अगर बी सच बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। समझ गए ना बात को। तो अगर ए सच बोलता है तो सच वाला केस कितना है 2/5, तो बी झूठ कितना बोलेगा 7/10। मतलब ए स्पीक्स ट्रूथ एंड बी स्पीक्स लाई, एंड का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर बी सच बोलता है तो ए झूठ बोलेगा, मतलब बी स्पीक्स ट्रूथ, ट्रूथ आ गया 3/10 एंड ए स्पीक्स लाई। समझ आ गया ना, कितना आ गया 3/5। फिर मैंने क्या किया, हमें पता था कि दोनों में से कोई एक केस ही होगा तो और लगेगा, तो और का मतलब क्या होता है प्लस। तो दोनों, पहला केस ये है दूसरा केस ये है, दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ आ गया ना सभी को। ठीक है, ये तो हो गया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पता क्या करोगे, इस तरीके से, इसको छोड़ दो, सारे को, इस पूरे को छोड़ दो। ठीक है, इस पूरी कहानी को छोड़ दो, ये तो आपको समझाने के लिए थी। आप क्या करोगे, ए स्पीक ट्रुथ बी स्पीक्स लाई ऐसे लिखा, फिर बी का सच लिखा बी का झूठ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है बस, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है बस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और ऐड किया है, आंसर आ गया हमारे पास 23/50।
जब भी कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और साथ में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जो भी बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर? तो अब अगर आपको, मे भी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही है, आप एक बार इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से इसको करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि A speaks truth in 33 1/3% cases and B speaks truth in 25% cases। तो आपको बोला गया है find in how many cases they likely to contradict each other narrating same incident। कि भाई A सच बोलता है 33 1/3% केसेस में और B बोलता है 25% केसेस में। तो बताओ कितने केसेस में ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक ही चीज को बताने में, ठीक है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, जिनको समझ आ चुका है वो जल्दी से आंसर दो, और जिनको समझ नहीं आया है मैं उनको ये क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। तो जिनको समझ आ चुका है वो आंसर दे दो जल्दी से, कॉपी पेन आपने पकड़ा होगा तो जल्दी से इसका फटाफट आंसर दे दो, ठीक है ना। देखो कितना आंसर आता है, फटाफट करने की कोशिश करो। तो मे बी आप सभी ने कर लिया होगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। तो देखो इस तरीके से करना होता है, आपने ए का लिखा, ठीक है, बी का लिख लिया, ये आ गया सच और ये हो गया इसका झूठ, ठीक है। ए सच बोलता है 33 1/3% केसेस में, तो 33 1/3 क्या होता है, 1/3, ठीक है। तो झूठ बोलेगा 2/3 केसेस में, तो मैंने यहाँ पे 2/3 लिख लिया, है ना, सिंपल। बी अगर सच बोलता है 25% केसेस में, 25% क्या होता है, 1/4। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया, रेशियो में बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो बी जो है वो झूठ बोलेगा 3/4 केसेस में। तो कॉन्ट्राडिक्ट करना है, मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना बनेगा, 3/12 बनेगा कि नहीं, कितना बन जाएगा, 3/12, ठीक है। प्लस करेंगे 1/4 इंटू 2/3 कितना बन जाएगा, 2/12, कितना बन जाएगा जी, 2/12। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका हमारे पास, 5/12। तो जिनका आंसर 5/12 आ गया था उनका बिल्कुल सही है आंसर, जिन्होंने गलत निकाला वो चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं निकाला है वो समझ लो कि कैसे किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने करना है, ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि टू फ्रेंड्स अपियर्ड इन एन इंटरव्यू, कि दो दोस्त हैं एक इंटरव्यू में इंटरव्यू देते हैं एक। आपको नेक्स्ट गिवन है कि सिलेक्शन रेट जो ए का है वो 2/7 है और जो बी का सिलेक्शन रेट है वो 3/8 है। तो आपसे बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम बीइंग सिलेक्टेड, कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन नहीं देने वाला हूं, ये आपने खुद करना है, ठीक है। जिसका निकल जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं निकला है तो आपका डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में ही लूंगा मैं इसका, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ये भी थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज करी है बस, ठीक है। तो ट्राई करना शुरू कर दो इसको, ठीक है। ये आपका एक किस्म से होमवर्क हो गया। बाकी आपको जो पीडीएफ्स है वो आपको आज शाम तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी। आई होप आपको समझ आई होगी। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की देखो जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना करवा रहा हूं उतना बहुत है। बहुत इजी मैथ आता है, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।